हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो ये है EMRS, NVS और KVS के लिए कंप्यूटर एंड ICT की क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे एक बुक, हम बहुत छोटी सी है, इस बुक में क्वेश्चंस भी हैं, इसको ही पूरा पढ़े, इसी से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसी को शॉर्ट वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। और वहाँ यहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो अलग से शॉर्ट टाइप में बना देंगे वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर रहेगा वो KVS NVS के लिए लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी, और इसलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। कोशिश करेंगे कि ये वन शॉट हो, यानी एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा इसको खत्म करें, 3-4 घंटे जो भी लगे, लेकिन इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर, यह शब्द क्या है? यह क्या है कि कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूट, उससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है गणना करना। किससे बना हुआ है? कंप्यूट से बना हुआ है कंप्यूटर, और इसका मतलब होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक या अभिकलित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकलित्र। अभिकलित्र, जो चीज इसमें नहीं रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बता दें। ठीक है, तो ये अभिकलित्र के नाम से भी जाना जाता है। संगणक वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका प्रयोग जटिल एवं सूक्ष्म गणनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको। अब कंप्यूटर की परिभाषा जो इसमें दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी लॉजिकल तो ये हो गया तार्किक, और मैथमेटिकल हमारा ये हो गया। इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है भैया? इसका जो फुल फॉर्म अगर होता है तो ये मिल करके बना है COMPUTER, इस शब्द से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, अगर ध्यान दो तो C का मतलब कॉमन यानी सामान्य। ठीक है, O फॉर ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट करने वाला, जनरल ऑपरेटर कह सकते हैं। ठीक है, एक जनरल ऑपरेटर मशीन की तरीके से काम करेगा, यानी मशीन होता है ये, जाहिर सी बात है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, अब पर्टिकुलरली ये एक शब्द है विशेष रूप से। ठीक है, पर्टिकुलरली होता है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे इसका डिफिनेशन कुछ अलग भी दे दिया जाता है तो आप परेशान ना होइएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलरली ऑप्शन में है तो पर्टिकुलर ही लिया जाएगा। ठीक है, यू का मतलब यूज्ड। ठीक है, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल है, और ई से यहाँ पे एजुकेशन भी हो दिया जाता है भाई, और आर से इस पे रिसर्च भी किया जाता है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ठीक है, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हम कह सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम पे हम जानते हैं भैया, ये कौन थे? चार्ल्स बैबेज थे। ठीक है, जो हमारे लिए सिर्फ यही इतना ही जानना जरूरी है कि चार्ल्स बैबेज थे, और ये इनकी धर्म पत्नी का नाम जियोर्जिना व्हाइट मोर था। ठीक है, हालांकि ये चीज पूछता नहीं है तो हम बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। कंप्यूटर के पिता, जनक के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध इनका पहला जो डिजाइन था वो डिफरेंस इंजन था। जो पहला डिजाइन था इनका वो क्या था? डिफरेंस इंजन था। ठीक है, ये हमारा हो सकता है क्वेश्चन। बाकी यहाँ इसमें से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछा जाएगा। दूसरा,
एनालिटिकल इंजन था, डिफरेंस इंजन था, एक एनालिटिकल इंजन था। चलो भाई, कंप्यूटर की माता का भी नाम, जैसे कंप्यूटर के फादर हो गए, पिता हो गए, तो माता भी तो होंगी। कंप्यूटर की माता थी लेडी अगस्ट अगस्टा अदा लोवेंस लोवेलिस, लेडी अगस्टा अदा लोवेलिस। तो ये लेडी क्या मानी जाती हैं? कंप्यूटर की माता मानी जाती हैं। ठीक है, इनको अदा लोवेलिस भी हम कह सकते हैं। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। एनालिटिकल जो इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसी में इन्होंने प्रोग्राम डाला। और यह 2 अंकों की संख्या का बाइनरी प्रणाली का इनको श्रेय भी दिया जाता है। यानी बाइनरी जो सिस्टम है, 2 अंकों वाली 0 और 1, ठीक है, इन्हीं 2 से तो मिलकर के बना है हमारा पूरा ये कंप्यूटर सिस्टम। इसकी ये क्या मानी जाती है? जनक मानी जाती है। ठीक है भाई, और इसमें हम बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट था बस इतना ही जरूरी था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये हमको जानना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस को पहली बार भारत में 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा मनाया गया। ठीक है, NITs के द्वारा। ठीक है, निट कह सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे 2024 में जो मनाया गया था, ठीक है, 2025 का भी हम आपको बता देंगे, ये डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिख के दे देंगे 2025 वाला। 2024 में जो मनाया गया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उसका थीम क्या था? इंपावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। ये जीके टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, ये जीके में आ सकता है। हालांकि कंप्यूटर में पूछने के ये क्वेश्चंस थोड़ा सा चांसेस कम है कि इसका थीम क्या था, लेकिन भाई मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ क्या पूछेगा इसका। भाई मैं पेपर तो बनाऊंगा नहीं, तो भाई उतना नहीं कुछ कह सकता। हाँ, लेकिन चांसेस कम रहते हैं कि, क्योंकि कंप्यूटर पूछ रहे थे, यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कम पूछेगा। लेकिन फिर भी पढ़ लें भाई, कहाँ से क्या आ जाए। 15 नंबर का है, 3 घंटे में 4 घंटे में अगर 15 नंबर आ जाते हैं तो क्या जरूरत, क्या जा रहा है अपना। अब हमारा क्या है? अबेकस, कंप्यूटर का इतिहास। अबेकस, सबसे पहले अबेकस बनाया था, जो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने अबेकस बनाया था। ठीक है, अब ये क्या था भाई? वायर और इसमें तार गोलाकार मन के प्लास्टिक या धातु उनको जिनको जोड़ा घटाना जाना प्रयुक्त होते थे। गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, ये इसका कब लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व के पहले यह माना गया, लाया गया था। और यह चीन में हुआ था इसका आविष्कार। ठीक है, प्राचीन बेबीलोन में इसको लाया गया था। मतलब प्राचीन सबसे पहले अबेकस जो प्रयोग में आया वो बेबीलोन में हुआ था। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, मत परेशान होना इन सब चीज़ों में इतना। जो आधुनिक अबेकस का आविष्कार है वो टिम क्रैनमर ने किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स क्या है? यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। अच्छा, नाम याद रखना। नाम कौन? जैसे नेपियर बोन्स, ये क्या है, इसका ये नाम याद रख लेना है आपको बस। ठीक है, बाकी कौन क्या किए थे, बहुत ज्यादा इन सब के पीछे नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इसमें है तो पढ़ ले तो ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन याद रखने वाली चीज जो है वो इसका नाम ही बस है। यह आयताकार क्षण के सेट में हाथी दांत या लकड़ी के धातु के निर्मित से किया गया था। यह मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण गुणा और भाग के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये गुणा और भाग के लिए उपयोग में लाया गया था। पास्कल लाइन, ठीक है, इसको बनाया था
ब्लेज पास्कल ने, एक फिजिसिस्ट भी थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था, फ्रांस के गणितज्ञ थे। हालांकि ये फिजिसिस्ट भी थे, क्योंकि पास्कल लॉ इन्होंने ही बनाया था। तो पास्कल लाइन याद रखना है, किसने बनाया था? पास्कल ने, ब्लेज पास्कल। नाम से ही देखो, सब सिर्फ अबेकस को छोड़ करके बाकी देख लो, नाम से ही है। अभी एक डिफरेंस इंजन, ये तो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था भाई। ये इसका काम सिर्फ जोड़ना और घटाना था, ये याद रखना है कि भैया वो किस काम के लिए यूज होता था और किसने बनाया था, ये जानने की भी जरूरत नहीं है बहुत। कैसे बना था ये भी जानने की जरूरत नहीं। जैसे अब नाम, नाम से तो याद है, नोपियर नेपियर बोन्स है तो नेपियर ने बनाया था, जॉन नेपियर ने। पास्कल लाइन है तो पास्कल ने बनाया था। जो नेपियर बोन्स है वो जो गुणा भाग के लिए था, और पास्कल लाइन जोड़ घटाना के लिए था। डिफरेंस इंजन, इसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंस इंजन को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। यह क्या था? भाप से चलता था, ठीक है, और गणनाएं कर सकता था, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, ये काम इसका था। ये एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था भाई? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम किसने डाला था? एनालिटिकल इंजन प्रोग्राम किसने डाला था भाई? जो मदर ऑफ लेडी बोली, मदर ऑफ कंप्यूटर बोली जाती हैं, लेडी अगस्त, क्या नाम है यार उनका, बड़ा, लोवालिस, अडा लोवालिस, लेडी अगस्ता अडा लोवालिस, तो उन्होंने बनाया था। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। यह क्या था? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा है, होलेरिथ जनगणना सारणी, ठीक है, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। ये अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ 1989 में विद्युत द्वारा चलित होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया था। अच्छा, ये पंच कार्ड मशीन के रूप में जाना गया था, ठीक है। ये किसके रूप में? पंच कार्ड मशीन के रूप में जाना गया था। इसका काम क्या था? पंच कार्ड, इसको डेटा को पढ़ने में प्रयुक्त किया जाता था। पंच कार्ड डेटा रीडर के रूप में प्रयुक्त होता था, ठीक है। इसका काम पढ़ने वाला था, और इसको ये मेमोरी की तरीके से यूज किया जाता था, यानी जो इसमें स्टोर करने के लिए काम में किया जाता था, ठीक है। स्टोरेज के रूप में ये काम आता था हमारे। कम समय में जनगणना को डेटा में संसाधित करने हेतु वर्ष 1996 में 1896 में ये निर्माण किया गया था, ठीक है। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बना, ठीक है। बाद में इसको यहां से नाम इसका शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। सीटीआरसी कंपनी का नाम आईबीएम भी रखा गया। ये चीज हमको याद रख लेना है, सीटीआरसी का ही नाम आईबीएम पड़ा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और आज ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की। बात समझ रहे हो? सीटीआरसी, ये जो अमेरिकन थे गणितज्ञ होलेरिथ, इन्होंने ही बनाया था। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नहीं, टीएमसी है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इसी को बाद में बनाया सीटीआरसी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। यही बाद में बन गया आईबीएम, ठीक है। और सबसे पहले इनमें ट्यूरिंग मशीन या कंप्यूटर के रूप में जो जानी जाती है उसको ट्यूरिंग मशीन के रूप में जानते हैं, और इसका उपयोग ट्यूरिंग मशीन तो भाई बार कोड, ये कोडिंग को रीड करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी, अब एबीसी इसमें क्या था, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत तेजी से चलेंगे इसमें। एबीसी क्या था? अटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, अटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था ये। यह एबीसी कंप्यूटर विकसित किया गया जिसमें आंतरिक लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब से संचयन कैपेसिटर्स प्रयुक्त किए गए, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब से मिलकर के बना था, ये चीज है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। एबीसी एक 1942 में बनाया गया कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। अब ये मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो 1937 में बनाया गया था। 1942 से पहले 1937 में मार्क फर्स्ट बना था, और यह आईबीएम के सहयोग से बना था, ठीक है।
ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था इसका पहला नाम। मार्क फर्स्ट का नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। ठीक है। इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनियाक इनियाक में क्या था, 1946 में बनाया गया था। ठीक है। हालांकि ये चीजें पूछना बहुत मुश्किल है कि ये इनियाक क्या है, ये कैसे है। इनियाक कंप्यूटर है जो कि बनाया गया था। मार्क फर्स्ट सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है। कंप्यूटर इनियाक का जो प्रयोग था, इनियाक 1 सेकंड 5,000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था। ठीक है, बात समझ गया। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। समझ गया। किसी भी उपकरण से 1,000 गुना अधिक तेज था ये। लेकिन इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं था। इनियाक में कोई भी स्टोरेज प्रणाली नहीं थी। यहाँ पे स्टोरेज नहीं कर सकते थे। ठीक है। ईडीवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये 1944 से 1948 के बीच वान न्यूमैन। ठीक है। इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर। इनका जो मॉडल था वो मॉडर्न कंप्यूटर, इन्हीं के मॉडल पे ये यहाँ पे है। ठीक है। इन्होंने डाटा जैसे 0 1 के संग्रहित करने का इन्होंने ही बताया था। ठीक है। दिया भले था 0 1 के रूप में जो लेडी अगस्टा है। ठीक है। लेकिन जो करना कैसे है वो इन्होंने बताया था। ईडीसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसकी बात करते हैं भाई। इसमें क्या था, ईडीसैक में ये मॉरिस विल्क्स ने किया था। इसको किसने किया, मॉरिस विल्क्स ने। ये प्रोग्राम, इसमें सबसे पहला प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर था। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें मेमोरी और डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। ठीक है। जिसमें मेमोरी में डाटा को स्टोर करने की क्षमता थी और किसी में नहीं था इससे पहले। यूनिवैक, ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। इसको जॉन प्रीपर एकर्ट ने बनाया था। इसको कितने बनाया, जॉन प्रीपर एकर्ट। और ये पहला बिजनेस कंप्यूटर था, यानी ये व्यापारिक कंप्यूटर पहला था। ठीक है। IBM 650 कंप्यूटर, ये ड्रम डाटा था, प्रोसेसिंग मशीन था। ठीक है। इसको ये प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, यानी इसमें डिजिटल्स के रूप में LCDs वगैरह यहाँ पे यूज करने जाने लगे। इनपुट आउटपुट यूनिट ऑटोमेटिक अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर 2 अंकीय डेसिमल के रूप में परिवर्तित करता है। यहाँ पे 2 डेसिमल में परिवर्तित करने की सलाह दी गई थी। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने बनाया था इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइक्स। जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइक्स ने यह बनाया था IC। ये क्या करता है, कंप्यूटर को हाई स्पीड बनाने का सबसे पहला जो काम था ये यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है। इसे IC चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता था। जाहिर सी बात है, इसको कहा गया था। और ये जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है। हालांकि जर्मेनियम का उपयोग कम होता है, सिलिकॉन ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामेबल चिप, इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर वस्तु कार्ड। यहाँ पे इंटेल चिप जो बनाया गया था 404, ठीक है, 4004 का 1971 में इसको बनाया गया था। ये प्रोग्रामेबल चिप था, पहला ये चिप था। ठीक है। और इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थी, पहला कंप्यूटर कौन सा था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उनमें क्या क्या चीजें थी। यहाँ से क्वेश्चंस हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आए।
चांसेस बन सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो यहीं से है। अभी तक हमारे पास 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। बोलने को भले चाहे जो सब बोल दें कि ये 6 जनरेशन है, 7 जनरेशन है, लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 जनरेशन की, ये जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। 6th जनरेशन का कंप्यूटर हमारा वो अलग ही लेवल का होगा। पहली पीढ़ी यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व यहाँ पे इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें क्या होता था, कांच के जैसे बल्ब होता है ना, 100 वाट वाला बल्ब देखे होंगे, उसी में जिस तरीके से जैसा फंक्शन रहता है ना उसका, उसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब भी होता था, लेकिन वो एकदम जैसे ट्यूबलाइट होता है। ट्यूबलाइट अगर देखो एकदम पतली सी नली इस तरीके की होती है, उसी में ऐसे ही एक तरफ पतली सी एकदम नहीं रहती, थोड़ा बड़ी नली रहती है, तो इस तरीके से बना हुआ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हमको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है नहीं। हमको जो पूछा गया कि भैया प्रथम पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, तो वाल्व यूज किया था या वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब यूज किया है या वाल्व यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की खोज एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, किसने किया? एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। किस सन में किया ये नहीं पूछा जाएगा, किसने किया था ये पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे पंच कार्ड सॉफ्टवेयर के भंडारण हेतु पंच कार्ड का उपयोग किया गया, यानी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया, पेपर टेप का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज था लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होने लगा था। इस समय पर मशीन लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये इस समय प्रयोग होने लगा था। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है भैया? जो मशीन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम जो जैसे अब ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही, जो जिस पे हम पढ़ा रहे हैं ये भी तो एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम ये चीजें लिख रहे हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, इसको ये 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो प्रोग्राम रहता है, बहुत फास्ट प्रोग्राम होता है ये, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको वो इनपुट आउटपुट सब मिला करके हमको ये सीधे दिखता है बाद में। ये ऐसे ही नहीं सीधे हो जा रहा है कुल, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जा रहा होता है, बहुत तेजी से ये काम हो रहे होते हैं। अच्छा, जो स्पीड था वो उस समय पर 10⁻³ मिली सेकेंड था। ठीक है, 10⁻³ सेकेंड था। ये मिली सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 1/1000 सेकेंड था, यानी 1 मिली सेकेंड के बराबर था। इनकी कार्य करने की गति बहुत धीमी थी, जाहिर सी बात है, जितना ये कर सकते हैं आजकल, तो ये कंप्यूटर जितना ये पूरा कंप्यूटर उस समय पर कर रहा होता उससे कहीं ज़्यादा ये जो जिस पे हम पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये है। और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती थी, क्योंकि भाई वैक्यूम ट्यूब जो होते थे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते थे। ठीक है, अब सोचो कि आज हम एक 100 वाट का बल्ब जलाने में हमारी हालत खराब होती है, हम नहीं जला पाते हैं। उस समय पर हजारों हजार इसी तरीके से बल्ब लगते थे और उन्हीं से सारे काम होते थे, इसी तरीके के बल्ब लगते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बिना इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती थी कि बिना एसी का काम हो ही नहीं सकता था। एसी चाहिए ही चाहिए होता है, और नॉन पोर्टेबल थे। आजकल तो कंप्यूटर उठाकर कहीं भी लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कहीं लेके चले जा रहे हैं। ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले जहां पे बन लग गया एक बार तो अब वहीं पे रहेगा, चाहे जो कर लो। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, IBM 6 पे मार्क ऐसी से, ये IBM, ये जितने हैं ये सभी फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, क्या नहीं यूज किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पे क्या था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था।
ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले, जॉन वार्डन, वाल्टर ब्रेटन, ठीक है, ने 1947 में हुआ था। ये 1947 बनाया गया था। ये चुंबकीय टेप का प्रयोग करने लगे थे इसमें इस समय पर, ठीक है, और डिस्क का भी प्रयोग होने लगा था, ठीक, डिस्क का भी प्रयोग हो रहा था, चुंबकीय टेप का भी प्रयोग किया जा रहा था, और इसकी स्पीड 1 माइक्रोसेकंड के बराबर हो गई थी। कितना? 1 माइक्रोसेकंड या 10⁻⁻⁶ सेकंड के बराबर हो गई थी। और इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, ठीक है। यहाँ पे अभी उससे पहले हम मशीन लेवल लैंग्वेज की प्रयोग करते थे, अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो काम ये करती है कि भैया प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, जो भी हम देते हैं इनपुट, उसको मशीन में चेंज करना, असेंबल कर लेना, ठीक है। फिर वहीं से निकाल करके जो आउटपुट निकलेगा उसको हमको जो भाषा में हम रीड कर सकते हैं उसमें ये काम करता है। असेंबली भाषा का आविष्कार कैथरीन बूथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम व मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया गया, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। इस समय पर जो होने वाले थे वो कोबोल, फॉर्ट्रान, ये जैसे उस समय पर ये हाई लेवल लैंग्वेज माने जाते थे, ठीक है। आजकल तो भैया ये हाई लेवल नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज माने जाते हैं, ये मशीन लेवल लैंग्वेज इनको मान लिया जाता है। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज भी ये होते हैं, लेकिन उस समय पर ये हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज माने जाते थे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब जैसे अब एक 100 वाट वाले बल्ब जितना ऊर्जा दे रहा है, जितने लाइट दे रहा है, उतना ही हमारा 9 वाट का बल्ब एलईडी दे देता है। तो हम जाहिर सी बात है हमारा कंप्यूटर जो एनर्जी का यूज है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो खपत है वो कम हो गया था, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। ट्रांजिस्टर छोटा सा होता है। अब जैसे अब ये समझ लो कि जितने बड़े में एक डायोड वाल्व आता है, जितना बड़ा हो रहता है एक डायोड वाल्व, उतने में उतने ही जगह में एक डायोड वाल्व जितने में लगता है उतने ही जगह में 100 ट्रांजिस्टर लग जा रहे हैं। यानी एक मेज के बराबर अब कंप्यूटर हम बना सकते थे, ठीक है। और जो डायोड वाल्व जब लगता था या वैक्यूम ट्यूब लगता था, उस समय पर जो कंप्यूटर्स बनते थे वो एक कमरे के बराबर होते थे, कम से कम। तो अब समझ लीजिए आप, यहाँ पे लाइट की खपत कम हो गई थी, आकार में छोटे हो गए थे। इस समय पर बनाए गए थे वो एटलस, एक ये याद रखना है, एटलस जो बनाया गया था, हनीवेल बनाया गया था, यूनिवैक बनाया गया था, IBM 700, IBM 1620, ये सभी क्या थे? इस समय पे बनाए हुए कंप्यूटर थे। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आईसी क्या होता है? अब जितने जगह में एक ट्रांजिस्टर आता है, ठीक है, जितने जगह में एक ट्रांजिस्टर होता है उतने ही जगह में एक आईसी हो जाती है, और आईसी उतने ही जगह में 100 ट्रांजिस्टर, जो 4, 6, 10 ट्रांजिस्टर उसमें स्टोर कर सकता है। मतलब हम वो हमारी कैपेसिटी और हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है कि हम 100 उसमें ट्रांजिस्टर स्टोर करें, जितना स्टोर करें। तो अब उसमें हमारा उतना काम हो जाता था, यानी कम से कम जगहों में ये हमारा काम होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से प्रयोग होता। इस समय में थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें क्या होता था, उपयोग होने लगा, ये इनमें हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज का यूज होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज? हाई लेवल। और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये SSI होता था, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? और इसका जो साइज था वो सेकंड जनरेशन कंपैरिजन बहुत कम हो गया था, ठीक है। और इसका स्पीड भी ज़्यादा हो गया था। आजकल देखो जो जनरेशन अभी आगे आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें रिमोट प्रोसेसिंग का भी प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, ठीक है। और कई कार्य ऑटोमेटिक चलने लगे।
अब ये पहले जनरेशन कंप्यूटर था वो उसको चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती थी। अब क्या है कि एक ही व्यक्ति चला ले रहा है इसको। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसकी जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड में हो गई थी, यानी 10⁻⁹ सेकंड में होती थी। ये नैनो सेकंड ये कहीं कहीं जगह गलत थोड़ा सा हो रहा है, गलत लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, कोई बात नहीं, मैं सही कर दे रहा हूँ। अब कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम इन सब का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इसको मिनी कंप्यूटर, 20 जनरेशन मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अब इस पीढ़ी में जो बनाए गए थे IBM 360, IBM 370 सीरीज, हनीवेल 600, 6000, PDP, CDC, सुपर कंप्यूटर भी 3rd जनरेशन में बना था। अब चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन, इसका जो समय है वो 1976 से 1990 के बीच का है। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज जो होना था, यानी कंप्यूटर को डेवलप जो हुआ है सबसे तेजी से यहाँ पे हुआ था। और इससे पहले जितने भी कंप्यूटर हम बनाते थे उसमें हमको ज़रूरत होती थी AC की, लेकिन इसमें जो हो गया था कैसा, ऐसा इस तरीके से कंप्यूटर बनाया गया कि जिसमें AC की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, यानी वो जो हीट रेडिएशन था वो बहुत कम हो गया, एनर्जी का जो कंजम्पशन था वो बहुत कम हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी बनने लगे थे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर भी यहाँ पे बनने लगे। इसमें पिको सेकंड में इसकी स्पीड होने लगी थी, माइक्रो सेकंड से, नैनो सेकंड से पिको सेकंड, इसकी स्पीड बहुत हाई हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आईसीज का इंटीग्रेशन हो गया था वो लार्ज स्केल क्या हो गया था, इंटीग्रेशन सर्किट का यूज होने लगा। LSI, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि इस LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी ये जो आईसी होती है, अगर आप ध्यान दें तो आईसी अगर आप देखे हो तो इस तरीके की छोटी सी एक पार्ट, इतनी ही बड़ी पार्ट होती है, इसमें कुछ पिंस ऐसे निकले हुए होते हैं, कुछ आईसी तो बहुत छोटी होती हैं। अब ऐसे ही पिंस निकले हुए होते हैं और यही इतने पिंस लाखों ट्रांजिस्टर, 3-4 लाख ट्रांजिस्टर सिर्फ इतने ही एरिया में बनाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी बड़ी ट्रांजिस्टर, इतनी बड़ी आईसी में 3-4 लाख क्या है आईसी ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं। सोचिए, इसी को बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब अल्ट्रा लार्ज होता है तो इसी में मिलियंस, इतने ही जगह में मिलियंस ट्रांजिस्टर यूज होने लगते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा। ठीक है, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग होने लगा। अच्छा भाई चलो, इस समय पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनका प्रयोग यहाँ से, जो इसको माना जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो यहाँ पे दिए गए हैं C++, SQL, ये जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेजेज है। ठीक है, इंटरनेट का विकास भी इस समय पर हुआ था। लैन, मैन, वैन, विंडोज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, ये सब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्पल OS, ये सब इसी समय पे आए हुए थे। ठीक है, अब 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं जो 1990 से लेकर के अब तक चला आ रहा है, और इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग किया, और साथ में AI का प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ में किसका प्रयोग किया गया, AI का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक भी है इस समय पर। ये पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, AI, वॉइस रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी इसमें हैं। ठीक है, स्टोरेज क्षमता यहाँ पे बहुत अधिक हो गई थी। ठीक है, मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा C++, ASP, नेट, जावा, पाइथन, ये सभी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।
पाइथन, जावा, पाइथन, ये आजकल इस समय पर तो सबसे ज़्यादा काम जो पाइथन पे हो रहा है। जो हमारे जो पहले पुराने ज़माने में जो कीपैड वाले मोबाइल्स होते थे, वो जावा पे बने होते थे, ठीक है? उनका जो प्रोग्रामिंग है, वो जावा पे है। अभी भी जो एंड्रॉयड्स बने हुए थे, अब कुछ समय पहले तक के जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स बनते थे, वो जावा पे ही बने होते थे। अब पाइथन पे बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाइथन थोड़ा ज़्यादा सिंपल यूज में है, ठीक है? अब यहाँ पे इंटरनेट मल्टीटास्किंग का प्रयोग होने लगा था, ठीक है? एक से अधिक कार्य करने के लिए गुण, ठीक है? मल्टीमीडिया, साउंड, ग्राफिक्स, टेस्ट, पोर्टेबल पीसी, इन सब का प्रयोग होने लगा, ठीक है? यहाँ पे भारत में जो सबसे मुख्य रूप से बना था, वो परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? इस पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में जो कंप्यूटर है, वो भारत का परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? अच्छा, अब इसका टेबल ये आपको याद कर लेना है, ठीक है? ये आपको बना लेना है और ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ ये ही पूरा का पूरा उसका एक सार यही है। इतना जनरेशन का, उतना जो ढेर सारा पढ़े, यहाँ पे काम हो जाएगा। ये जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। समय यहाँ पे दिख गया। वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वाल्व का यूज किया गया था। मशीन लेवल लैंग्वेज थी। ह्यूज साइज था इसका, हाईली एक्सपेंसिव था और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा थी। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इनिवैक, यूनिवैक, ईडीवैक, ईडीसैक, IBM 701, SEAC, ये यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन होते हैं। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, ठीक है? ट्रांजिस्टर का यूज और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। इस समय पर जो लैंग्वेज थी, वो फार्ट्रॉन और कोबोल थी, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। और इस समय पर जो कंप्यूटर्स थे, वो IBM, CDC, एटलस, NCR, हनीवेल, ठीक है? थर्ड जनरेशन जो था, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का प्रयोग किया गया। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट था। इस समय पर रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ये सारी प्रोग्राम्स का यूज किया गया, ठीक है? यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग OS का भी यूज किया गया, ठीक है? और ये फास्टर हो गए थे। IBM PDP, CDC, ये कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए थे। फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट का यूज किया गया, ठीक है? इस समय पर टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI OS, फास्टर, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल, SQL बेसिक। इस समय पर जो बनने वाले जो कंप्यूटर थे, डेक, स्टार, क्रे, एप्पल, ये सभी इस समय पर बने हुए थे, ठीक है? जो फिफ्थ जनरेशन है, 1990 से लेकर अब तक, ये अल्ट्रा ULSI का प्रयोग किया रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल। पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जावा और नेट का प्रयोग, ठीक है? इस समय पर नेट भी आ गया था 1990 के बाद। IBM और पेंटियम कंप्यूटर, IBM पेंटियम परम, ये 3 इस समय पर बने थे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये तो हम देख चुके थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ह्यूमन लैंग्वेज, AI, इस सब का प्रयोग किया गया, ठीक है? ये सभी तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पज, ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हुआ है। अभी इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या चाहता है ये। चलो भाई, तो बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर साइज के बेसिस पे थे। वर्क के बेस पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जिसमें हम डिजिटल फॉर्मेशन में डाटा को नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई? एनालॉगस फॉर्म में देखते हैं। एनालॉगस फॉर्म में कैसे देखते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। स्पीडोमीटर देखे हो, ठीक है? उसमें यहाँ पे हमको दिख रहा होता है डिजिटल फॉर्म में कितना चला है, और स्पीडोमीटर में जो एक ठो सुई होती है, कांटा ऐसे ही जो घूमते हुए इधर चला आता है, यहाँ पे चला आता है, कभी 0 पे रहता है, वो क्या है?
वो एनालॉग ही तो एनालॉगस फॉर्म में तो बता रहा है। जब इंडिकेटर का यूज किया जाए, एनालॉगस में क्या होता है, इंडिकेटर का यूज करते हुए हम डाटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग सुपर कंप्यूटर्स में भी किया जाता है मौसम विज्ञान के रूप में। मौसम को चेक करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर भी आजकल यूज होते हैं जो डेली लाइफ में। डिजिटल कंप्यूटर वो वाले तो जो कलाई घड़ी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में, और ये जो हम लोग मोबाइल फोन ये सब यूज कर रहे हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है अपना। बेस्ड ऑन पर्पज, तो पर्पज के लिए एक स्पेशल पर्पज होता है और एक जनरल पर्पज होता है। ठीक है। स्पेशल पर्पज वाले कौन से कंप्यूटर होंगे भैया, जो स्पेशली यूज हो रहे हैं अलग प्रकार के, उनको स्पेशल पर्पज में कहेंगे। और जनरल पर्पज हमारा जो साधारण ये इस तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग, ये जनरल पर्पज वाले हैं। तो यहाँ पे सबके बारे में दिया भी गया है, आप एक एक करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके हम आगे ही चलेंगे। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है। डेस्कटॉप किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है। लैपटॉप, पैमटॉप, टैबलेट, पीडीए, ये सभी किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर में पीडीपी 8 विकसित किया गया था। ठीक है। ये कंप्यूटर मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कार्य क्षमता इसमें होती है। इसमें रैम रोम इसमें ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। कि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं की जा रही, सीपीयू की बात की जा रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और ये बड़े डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, टिकट रिजर्वेशन, ऑफिसेस में, कंपनी, इन सब में उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता, इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और इसकी परफॉर्मेंस यानी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है। सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी बेची वस्तुओं का ब्यौरा, बैंक का डाटा, कर्मचारियों का डाटा बिल तैयार करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। यह सबसे बड़े आकार के और सबसे अधिक स्टोरेज वाले डिवाइस होते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे सीपीयू लगाए जाते हैं। सबसे तेज स्पीड का ये होता है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, यह कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्य के बराबर काम करने का क्षमता रखता है। जितने समय में 1000 आदमी काम करेंगे उतने समय में ये जैसे 1 घंटे में 1000 आदमी जितने काम कर रहे हैं, वो 1 घंटे से कम समय में ये क्या कर देगा, काम करके दे देगा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की भेजना, इन सब का यूज किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर की गति जो होती है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। अभी तक हम सेकंड में नाप रहे थे, अब ये फ्लॉप्स के रूप में नापी जाती है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में नापा जाता है फ्लॉप्स के रूप में। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सेमुर क्रे ने किया था। सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, सेमुर क्रे ने बनाया। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 क्रे, या इसी को क्रे फर्स्ट भी नाम दिया गया था। ठीक है। और जो भारत में पहला बनाया गया था वो परम बनाया गया था। ठीक है। अब इसकी जो स्पीड थी वो 160 मिलियन फ्लॉप्स था। ठीक है। बात समझ गए, इसकी स्पीड कितनी थी, 1 मिलियन फ्लॉप्स थे। दुनिया के प्रमुख कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर में EI कैप्टन है। ठीक है। और इसका जो EI कैप्टन का जो स्पीड है 1742 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड। ठीक है। 1102 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड अमेरिका का फ्रंटियर। फुगाकू जापान का 424 है। ठीक है।
लूमी जो है वो 309.10 पेटा फ्लॉप्स है। लियोनार्डो इटली का 174.70 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड। समिट सुमित जो है इसका 6.44 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड है। ठीक है, ये भी अमेरिका का ही है। फ्रंटियर भी अमेरिका का ही है। ठीक है, भारत का सबसे वर्तमान तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत एआई रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत के प्रमुख कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 800 8000, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू ने बनाया, परम युवा सेकंड, परम शक्ति, परम सिद्धि, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम 8600, परम 10000। इसका जो कलर था ब्लॉसम था, पौधम था, पद्म था, विग्रो था, विर्गो, मिहिर, सहस्त्र, एका, डेवलप बाय टाटा ग्रुप, आदित्य, प्रत्यूष। ये यहाँ पे कलर ब्लॉसम थे। यहाँ पे जो कंप्यूटर अलग अलग थे उनका अलग था कार्य पद्धति के आधार पे। ठीक है, यानी इनका जो एक्टिविटी है उसके बेस पे। एनालॉग कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में भयो जो का मतलब कि जो कंप्यूटर का पर्पज यानी काम के आधार पे भौतिक मात्राओं जैसे दाब, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंटरटेनिंग क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। डिजिटल कंप्यूटर की बात करी जाए तो जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं जो बाइनरी 01 का प्रयोग करते हैं। वाच, बाइक, डिजिटल मीटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग था डिजिटल को निर्मित मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका प्रयोग हॉस्पिटल तथा रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। एक्स मतलब एग्जाम्पल ईसीजी, ब्लड इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन। ठीक है, ईबीपीएम डायलिसिस मशीन, पेट्रोल पंप्स, डीएमपीपी थर्मोमीटर, डीएमपीपीटी, एटीएम मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन। ये सभी इन सब में आए थे सेकंड ऑप्शन में, यानी अपने जो काम है उसके बेसिस पे निर्धारण करना। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या है भाई? कंप्यूटर की कैपेसिटी में से सबसे अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। सर्वर यह कंप्यूटर स्वयं जुड़े कंप्यूटर से डेटा प्रदान करते हैं। इनेबल्ड सिस्टम सबसे सारी पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं उद्देश्य के आधार पे। बेस्ड ऑन पर्पज, सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज, विशिष्ट उद्देश्य स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्षमता, ये जो सामान्य वाले क्षमता, सामान्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाने आदि का प्रयोग किया जाता है आदि में। जैसे किसी व्यक्ति के कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे म्यूजिक स्टूडियो, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात नियंत्रण आदि में प्रयोग करने के लिए। कंप्यूटर कार्य प्रणाली, कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा तय होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अच्छे तथ्य, पक्के तथ्य, प्रोफेशनल डाटा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलो भाई, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। गति गति यानी स्पीड इसकी बहुत तेजी है। त्रुटिहीनता यानी इसमें जो मिलता है वही ये कैलकुलेट करता है, इसमें एरर का चांसेस बहुत कम होता है।
विशाल भंडारण क्षमता, यानी याद करने की क्षमता है इसकी कंप्यूटर की, वो बहुत अच्छी है। इफिशियंसी बहुत अच्छी है, वर्सटैलिटी है, सक्षमता है, डिलीजेंस है। ठीक है, न थकने वाला, न बोर होने वाला, अपनी गति और सटीकता, खोए बिना खोए बिना कार्य को करना। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखना, प्राइवेसी बनाने के लिए, रिलायबिलिटी और ऑटोमेटिक। कंप्यूटर की सीमांताएं: बुद्धिहीनता, विद्युत पर निर्भरता, बेरोजगारी, वायरस का खतरा, खर्चीला, सोच नहीं सकता। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर: शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, वाणिज्य, यातायात, रेलवे और वायुयान, बैंक, मनोरंजन। ये सभी क्या है, कंप्यूटर के यूजर्स हैं। कंप्यूटर के लाभ के लिए बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर: समय की बचत, टाइम सेविंग, कागज की बचत, वातावरण कम प्रभावित, त्रुटि रहित कार्य की गुणवत्ता। भारत में कंप्यूटर में पढ़ाने का युग की शुरुआत 1952 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम एनालॉग कंप्यूटर 1952 में लाई गई। भारत सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लाया गया। भारत सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1956, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर को माना जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुपर कंप्यूटर भारत में प्रथम प्रोसेसर इंटेल 04004। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में लाया गया था। ठीक है, भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर हो ऐरावत है, ये याद रखना है। भारत का सबसे तेज क्या सा कंप्यूटर है, ऐरावत है। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, प्रत्यूष क्या है, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स में ये अपनी जगह बनाने का पहला ये कंप्यूटर है। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। भविष्य के कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, डीएनए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स, ग्राफीन आधारित रैम। भविष्य के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एआई पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वांटम एल्गोरिदम, न्यूमेरिक परफॉर्मिंग भाषाएं, डीएनए आधारित डेटा प्रमोशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। ये आपको बहुत याद रखना है। क्वांटम कंप्यूटर तो भैया बहुत खतरनाक है। भविष्य कंप्यूटर तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए कंप्यूटिंग। भारत के भविष्य के कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग ट्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य के कंप्यूटर डिजाइन, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट वॉच, होलोग्राफिक, स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस, स्मार्ट इम्प्लांट्स। भविष्य के कंप्यूटर के उपयोग, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। भविष्य के कंप्यूटर की चुनौतियां, डाटा सिक्योरिटी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, साइबर थ्रेट, प्राइवेसी कन्फर्म्स, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। भविष्य के कंप्यूटर के सामने फायदा, तेजी से डेटा प्रोसेसिंग, सेल्फ लर्निंग, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस डिजाइन, एनहांस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग अब देखते हैं।